हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट एनालिसिस या फिर सीबीसी एनालिसिस। तो सीबीसी एनालिसिस के अंदर काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं और ये जो टेस्ट होते हैं या फिर ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनका इंटरप्रिटेशन करके हम काफ़ी सारे डिसीजेस को डायग्नोस कर सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्टिंग विथ सीबीसी रिपोर्ट। अब सीबीसी रिपोर्ट के अंदर पहला पैरामीटर जो हमें डिस्कस करना है दैट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल मेल्स के अंदर होता है 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल के अंदर होता है 12 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। अब एनीमिया का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी सेल मास का कम होना। अब कितना कम होना? अगर मेल्स के अंदर इट इज लेस देन 13, हीमोग्लोबिन लेस देन 13 हो जाए तो फीमेल्स के अंदर इट इज लेस देन 12, अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर लेस देन 11 हो जाए तो इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। अगली चीज, एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, ब्रेथलेसनेस। सिंपल बात है, एनीमिया मतलब क्या है? यहाँ पर हीमोग्लोबिन का कम होना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो लेस ऑक्सीजन कैरी होगा, जिस वजह से ब्रेथलेसनेस और फटीग होगा। नेक्स्ट है, एनीमिया के साइंस क्या होते हैं? सिंपल, पैलर होता है। तो पैलर का मतलब क्या है? यहाँ पर पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये कौन ऑब्जर्व करता है? डॉक्टर। और जो भी चीज डॉक्टर ऑब्जर्व करता है उसको हम कहते हैं साइन, और जो पेशेंट बताता है उसको हम कहते हैं सिम्टम। अगला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर याद रखो, प्रेगनेंसी के अंदर देर इज डाइल्यूशनल एनीमिया। अब डाइल्यूशनल एनीमिया का सिंपल मतलब क्या है? कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसको जब भी डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के अंदर यहाँ पर फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जिस वजह से बॉडी क्या करती है? एक्सेस ऑफ ब्लड बनाती है। अब एक्सेस ऑफ ब्लड जो बनता है ना, उसके अंदर प्लाज्मा बहुत ज़्यादा बन जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है? डाइल्यूशन होता है ना, डाइल्यूशन होता है, जिस वजह से रिलेटिवली हीमोग्लोबिन कम होता है। सो दिस इज डाइल्यूशनल एनीमिया विच इज सीन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है पॉलीसाइथेमिया। अब मैंने आपको बताया डाइल्यूशनल एनीमिया, इसलिए नॉर्मली प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हमने एनीमिया के लिए डेफिनेशन थोड़ी अलग की इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। नेक्स्ट है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का बढ़ना। अब पॉलीसाइथेमिया मतलब हीमोग्लोबिन जो है रिलेटिवली बढ़ सकता है या तो सही में बढ़ सकता है। रिलेटिवली वही है, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, डायूरेटिक्स लिया जाए तो यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा? रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अपीयर होगा। और ट्रू मतलब अगर रियलिटी में हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ सकता है? इट माइट बी ड्यू टू इरिथ्रोपोइटिन। अब इरिथ्रोपोइटिन होगा तो इरिथ्रोपोइटिन कौन से कंडीशन में ज़्यादा बनता है? हाइपॉक्सिया के कंडीशन में ज़्यादा बनता है। अगर कोई ट्यूमर या फिर सिस्ट है किडनी में, सिंपल एरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रेट करता है? किडनी। तो किडनी में अगर कोई ट्यूमर है या फिर सिस्ट है जो कि एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रेट कर रहा है तो ये हो सकता है। या तो फिर टेस्टोस्टेरॉन इंटेक हो रहा है, कोई एक्सटर्नली अगर टेस्टोस्टेरॉन ले रहा है तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन रिलेटिवली ज़्यादा होता है, और एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथेमिया या फिर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। अब स्मोकर्स के अंदर रिलेटिवली हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब क्यों? क्योंकि स्मोकर्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड होते हैं, जिसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल है, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ विवाह कर ले तो ऑक्सीजन बेचारा अकेला रह जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर टिश्यू को पहुंच नहीं पाएगा, तो टिश्यू हाइपॉक्सिया हो जाएगा। और जैसे ही टिश्यू हाइपॉक्सिया होगा इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होगा, इरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो दिस इज पॉलीसाइथेमिया। समझ गए? नेक्स्ट इज आरबीसी। अब आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हिमेटोक्रिट। मैंने आपको क्या बताया था कि पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है? हम क्या करते हैं? ईडीटीए वाला ब्लड लेते हैं। ईडीटीए ब्लड को हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉम्पोनेंट सेपरेट हो गए, राइट? कॉम्पोनेंट्स, सबसे टॉप में क्या आएगा? प्लाज्मा आएगा। प्लाज्मा आएगा, उसके नीचे क्या आएगा? बफी कोट आएगा। बफी कोट आएगा, और उसके नीचे क्या होगा? यहाँ पर सारे के सारे आरबीसीज पैक हो जाएंगे ना, सारे के सारे आरबीसी क्या होंगे? पैक होंगे। तो यही पैक्ड आरबीसीज का जो वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड एज पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? हिमेटोक्रिट। तो इसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल रेंज क्या होती है? 38 टू 45%। अब पैक्ड सेल वॉल्यूम कौन से कंडीशन में बढ़ सकता है? सिंपल है, अगर ऊपर वाला प्लाज्मा या फिर फ्लूइड का लॉस हो जाए तो ये हो सकता है, विच इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया, है ना। और अगर फ्लूइड लीक हो जाए तो फ्लूइड लीक इट इज अ मेजर कंसर्न इन केस ऑफ डेंगू। अब डेंगू की यहाँ पर एक खास बात समझो, डेंगू के अंदर दो चीज़ें होती है। कितनी चीज़ें होती है? दो चीज़ें। एक तो डेंगू के अंदर क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट्स कम होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है? फ्लूइड लीक होता है। फ्लूइड लीक होता है। तो ये जो फ्लूइड लीक है ना, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो फ्लूइड लीक कहाँ कहाँ पर हो सकता है? एक तो पेरिटोनियल कैविटी में हो सकता है। अगर पेरिटोनियल कैविटी में होगा तो ये असाइटिस कर सकता है ना। दूसरी चीज़, अगर फ्लूइड लीक प्लूरा के अंदर हो जाए तो यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है।
इफ्यूजन हो सकता है, और ये फ्लूइड यहाँ पर सब क्यूटेनियस स्पेसेस के अंदर भी लीक कर सकता है। तो अगर फ्लूइड लीक हो रहा है तो डेंगू के अंदर ये एक बहुत डेंजर बात है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेंगू वाले पेशेंट के अंदर फ्रीक्वेंटली हम लोग यहाँ पर पीसीवी भी टेस्ट करते हैं। और अगर डेंगू वाले पेशेंट के अंदर पीसीवी बढ़ा हुआ दिख रहा है हमें बहुत ज़्यादा, तो फिर हम क्या समझ रहे हैं कि फ्लूइड लीक हो रहा है और ये हमारे लिए कंसर्निंग या फिर दिक्कत वाली बात होगी। समझ गए? तो डेंगू वाला पेशेंट विथ एलिवेटेड पीसीवी हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट इज एमसीवी। एमसीवी मतलब क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मतलब क्या है? मीन एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज। एक आरबीसी का एवरेज कितना वॉल्यूम हो सकता है, दैट इज एमसीवी। अब इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 to 96 क्यूबिक माइक्रोन। तो अगर इस वॉल्यूम से कम हो जाए मतलब लेस देन 80 तो माइक्रोसाइटिक, आरबीसी छोटा है। अगर बीच वाला है मतलब 80 to 96 तो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल साइज है। अगर मोर देन 96 हो जाए तो मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की साइज बड़ी है। अब माइक्रोसाइटिक आरबीसी इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एंड थैलेसीमिया। नॉर्मोसाइटिक इज ऑब्जर्व्ड इन एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसीज, एनीमिया ड्यू टू सीकेडी। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइटिक इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो एमसीवी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसमें हम पहचान सकते हैं कि उसको मैक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है या माइक्रोसाइटिक है। समझ गए? ओके। अब अगली चीज़ है एमसीएच। एमसीएच मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। तो उसको हम क्या कहते हैं? एमसीएच। तो एमसीएच नॉर्मली इट इज 28 to 32 पिकोग्राम, मतलब एक आरबीसी के अंदर इतने पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर ये लेस देन 28 हो जाए तो मुझे बताओ आरबीसी को रेड कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये लेस देन 28 हो जाए तो हाइपोक्रोमिक, मतलब आरबीसी थोड़ी सी लाइट कलर की हो जाएगी, बराबर। और हाइपोक्रोमिक कैसे पहचानना है? देखो मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर्स के अंदर, नॉर्मली आरबीसी जो होती है इट इज़ बाइकॉनकेव। इट इज़ कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन इन वाले रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेंट्रल रीजन है इसको हम ऊपर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? पैलर दिखेगा। और नॉर्मली ये जो पैलर होता है कितना होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। तो नॉर्मल 1/3 पैलर होता है, लेकिन हाइपोक्रोमिक में क्या हो जाता है? ये 1/3 से बढ़ जाता है ना, तो मोर देन 1/3 पैलर इट इज हाइपोक्रोमिक। तो हाइपोक्रोमेसिया इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। क्लियर? अगला है एमसीएचसी। एमसीएचसी क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसका मतलब सिंपल है, इट इज परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी। परसेंटेज है ना, वो क्या था? अमाउंट था। एमसीएच क्या था? अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। एमसीएचसी क्या है? परसेंटेज है। तो नॉर्मल परसेंटेज कितना होता है एक आरबीसी के अंदर? 32 से 38%। अब एक बात समझो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको बेटर समझाने के लिए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक में क्या हो रहा है? आरबीसी की साइज बढ़ रही है। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक आरबीसी है और उसकी साइज यहाँ पर बढ़ गई। अब इसके अंदर इतना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, उतना ही हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो मुझे बताओ दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन सेम है, मतलब दोनों के अंदर एमसीएच सेम है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो इसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज दिखाई दे रहा है और मेगालोब्लास्टिक के केस में यहाँ पर परसेंटेज कम दिख रहा है। इसलिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में एमसीएच इज नॉर्मल एंड एमसीएचसी इज रिड्यूस्ड। बहुत आसान है। ओके। अगला है हमारे पास आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आरडीडब्ल्यू, मेंस्टर इंडेक्स, आयरन स्टडीज, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। आयरन स्टडीज इज फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फॉर थैलेसीमिया। अब देखो ये जो आयरन स्टडीज और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये डिटेल में हमने लेक्चर के अंदर कवर अप किया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कवर अप नहीं करेंगे। हम लोग आरडीडब्ल्यू और मेंस्टर इंडेक्स को कवर करेंगे। तो आरडीडब्ल्यू का सिंपल मतलब क्या होता है? अब मुझे बताओ, हमने एमसीवी पढ़ा था तो एमसीवी की नॉर्मल रेंज क्या थी? 80 to 96। मतलब रेंज ऑफ कितना था? वो 16 का रेंज था ना, 80 to 96 16 है ना। तो रेंज ऑफ रेड सेल कितने पॉसिबल है? 16 पॉसिबल है। तो आरडीडब्ल्यू इट इज नॉर्मली मतलब कितने वेरिएशन साइज में पॉसिबल हो सकते हैं? 14 से 16। तो सिंपल अब एक बात समझो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है? पेरिफेरल स्मीयर के अंदर मैंने पहले भी बताया कि हमें क्या दिखता है? पेरिफेरल स्मीयर के अंदर माइक्रोसाइट्स एज वेल एज नॉर्मोसाइट दिखते हैं, नॉर्मोसाइट दिखते हैं। और दूसरी चीज़ थैलेसीमिया के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसाइट दिखते हैं। माइक्रोसाइट क्यों माइक्रोसाइट दिखते हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर स्टैटिक पैथोलॉजी थी, है ना। स्टैटिक पैथोलॉजी थी। स्टैटिक पैथोलॉजी का सिंपल मतलब क्या था? फिर से बताओ। स्टैटिक पैथोजेनेसिस था। थैलेसीमिया जो था इट वाज, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो थैलेसीमिया जेनेटिक होने की वजह से यहाँ पर सारे के सारे आरबीसी अफेक्ट होंगे, तो इस वजह से सारे के सारे माइक्रोसाइट होंगे। तो ये स्टैटिक पैथो। डायनेमिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसा था? इट वाज अ डायनेमिक पैथो। अब डायनेमिक पैथो का मतलब क्या है? मान लो मेरे को आज खाना अच्छा नहीं मिल रहा तो मेरे में आयरन कम होगा, कल मेरे को अच्छा खाना मिल जाए तो आयरन विल बी नॉर्मल। तो इसलिए माइक्रोसाइट भी प्रेजेंट होंगे और जब खाना अच्छा मिलेगा नॉर्मोसाइट भी प्रेजेंट होंगे। तो ये डायनेमिक पैथोलॉजी था एंड इट वॉज स्टैटिक पैथोलॉजी। तो इस वजह से मुझे बताओ यहाँ पर माइक्रोसाइट भी है, नॉर्मोसाइट भी है। तो आरडीडब्ल्यू अगर मैं देखूँ मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मतलब वेरिएशन
मुझे बताओ यहाँ पर छोटे भी है, यहाँ पर अपने नॉर्मल साइज वाले भी है, तो इट विल बी वाइडर इन केस ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे माइक्रोसाइट है, सभी छोटे हैं, तो IDW विल बी नॉर्मल। IDW विल बी नॉर्मल इन केस ऑफ थैलेसीमिया। तो IDW या फिर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की मदद से वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। अगला है मेंस्टर इंडेक्स। अब मेंस्टर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है MCV अपन RBC काउंट। अब इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन बिटवीन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर सिंपल मुझे एक बात बताओ, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर RBCs कम होंगे, है ना, RBC कम होंगे, लेकिन थैलेसीमिया के अंदर RBC ज़्यादा होंगे। डिफरेंस है, थैलेसीमिया के अंदर RBC ज़्यादा क्यों होंगे? सिंपल मुझे बताओ, थैलेसीमिया जो था दैट इज हीमोलाइटिक डिसीज। हीमोलाइटिक डिसीज मतलब क्या है? RBC का डिस्ट्रक्शन। तो RBC का अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो निगेटिव फीडबैक देगा बोन मैरो को, ताकि मोर नंबर ऑफ RBCs प्रोड्यूस हो। तो इस वजह से थैलेसीमिया के केस में RBC का नंबर ज़्यादा होता है। तो मेंस्टर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है MCV अपन RBC काउंट। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 13। तो मुझे बताओ, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में RBC कम है, मतलब डिनोमिनेटर कम है, तो मेंस्टर इंडेक्स विल बी मोर देन 13। सिंपल है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में मेंस्टर इंडेक्स इज मोर देन 13 एंड थैलेसीमिया के केस में it is less than 13. Clear? So this is Mencster index for distinguishing between iron deficiency and thalassemia. Clear? Next is ESR. अब ESR जो है, ESR ये टॉपिक मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है, जिसमें मैंने विंट्रोप ट्यूब, वेस्टरग्रीन ट्यूब, ये सारे मैंने इन डिटेल ESR वहाँ पर कवर अप किया है। बस इसकी नॉर्मल वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको। नॉर्मल इट इज़ लेस देन 20 इन केस ऑफ फीमेल एंड इट इज़ लेस देन 10 इन केस ऑफ मेल। और अगर एज बढ़ती है, तो जैसे ही एज बढ़ती है वैसे फीमेल के केस में ये, मतलब एज बढ़ने के साथ क्या होता है, ESR बढ़ता है। तो इसलिए नॉर्मल वैल्यू इन केस ऑफ 50 साल के ऊपर फीमेल के अंदर नॉर्मल इट इज़ लेस देन 30 और मेल के अंदर इट इज़ लेस देन 20। अब ESR कौन से कंडीशन में बढ़ता है ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ESR कौन से कंडीशन में घटता है ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके लॉजिकल रीजंस लास्ट वीडियो के अंदर कवर है, बिल्कुल उस वीडियो को चेकआउट करें। अब अगली चीज़ है रेटिकुलोसाइट काउंट। अब रेटिकुलोसाइट क्या थे? रेटिकुलोसाइट मुझे बताओ, जब RBC बन रही थी तब सेल जो आ रही थी बोन मैरो से बाहर वो थी रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट की लाइफ स्पैन कितनी थी? 1 दिन थी। तो रेटिकुलोसाइट मुझे बताओ, रेटिकुलोसाइट क्या हो रही थी? कन्वर्ट हो रही थी किसमें? मैच्योर RBC के अंदर। मैच्योर RBC के अंदर। और इसको कितना टाइम लग रहा था? 1 डे लग रहा था। तो मुझे बताओ ये सब कहाँ पे हो रहा था? पेरिफेरल स्मीयर के अंदर हो रहा था। तो यहाँ पर मुझे बताओ, रेटिकुलोसाइट काउंट का सिंपल मतलब है परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट इन पेरिफेरल स्मीयर। तो रेटिकुलोसाइट काउंट का सिंपल मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट, परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट इन पेरिफेरल स्मीयर। तो हर 100 रेड ब्लड सेल्स के अंदर मुझे नॉर्मली 0.2 to 2% यहाँ पर रेटिकुलोसाइट दिखने चाहिए। तो ये दिस इज परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट इन पेरिफेरल स्मीयर। तो नॉर्मल इट इज 0.2 to 2 इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, और न्यूबॉर्न के केस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इट इज़ 2 to 6% इन केस ऑफ न्यूबॉर्न। अब रेटिकुलोसाइट काउंट कौन से कंडीशन में बढ़ सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझो। रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ता कब है? हाइपोक्सिया में बढ़ता है। दूसरी चीज़, रेटिकुलोसाइट काउंट कब बढ़ता है? हीमोलाइटिक एनीमिया। सिंपल है, हीमोलाइसिस हो रहा था पेरिफेरल स्मीयर में, अगर हीमोलाइसिस होगा तो बोन मैरो बोलेगा फटाफट डिवाइड करो। बोन मैरो फटाफट मतलब हाइपर प्रोलिफरेटिव, फटाफट डिवीजन को हम क्या कहते हैं? हाइपर। तो प्रोलिफरेशन फास्ट होगा, जिस वजह से इमैच्योर सेल्स रिलीज हो जाएंगे, मतलब रेटिकुलोसाइट का काउंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हाइपर प्रोलिफरेटिव या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ता है। अगला है रेटिकुलोसाइट काउंट कौन से कंडीशन में घट सकता है? एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया मैंने आपको बताया था, एप्लास्टिक मतलब क्या है? बोन मैरो यहाँ पर प्रोलिफरेट ही नहीं कर पा रहा है ना। तो एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो इस वजह से RBC बन नहीं पा रहे, तो उस केस में भी रेटिकुलोसाइट काउंट विल डिक्रीज। सिंपल है। सो दिस इज अबाउट रेटिकुलोसाइट काउंट। तो यहाँ पर वी हैव कवर्ड एंटायरली RBCs कि RBCs की मदद से हम लोग कौन से डिफरेंट टेस्ट देखते हैं। अब अगली चीज़ है WBC दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। अब WBC के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब सारे के सारे कितने ल्यूकोसाइट है, और दूसरा है डिफरेंशियल। अब WBC के अंदर आपको क्लासिफिकेशन पता है, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो WBCs के अंदर पहला क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मली इट हैज रेंज इट इज 4000 to 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब WBCs बढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इन्फेक्शन, कोई बोन मैरो डिसीज है तो ल्यूकेमिया। इन केसेस के अंदर क्या होता है? WBC काउंट यहाँ पर बढ़ता है। अगला है हमारे पास डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पहले बताया मैंने, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, बेसोफिल। तो ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज में लिखा है। तो इतने हमारे पास टोटल WBC है, उसमें से 60 से 80% क्या होंगे? न्यूट्रोफिल होंगे। तो दिस इज डिफरेंशियल। तो यहाँ पर क्या है? इट इज परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल
इन टोटल WBC। तो ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है डिफरेंशियल काउंट, इसके वैल्यूज आप याद करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है कि न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ रहे हैं तो काय में बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टार्टिंग विद डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल पे नॉर्मल काउंट कितना था, 60 to 80%। अब न्यूट्रोफिलिया मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स का बढ़ना। न्यूट्रोफिलिया मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स का बढ़ना। अब न्यूट्रोफिल आप सभी को पता है, इट इज सेल ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बढ़ता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ता है, या फिर पायोजेनिक इन्फेक्शन में बढ़ता है। और किसी भी टाइप ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, तो कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। तो ये सारे कंडीशंस में न्यूट्रोफिल बढ़ता है। अब न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया मतलब क्या है कि अगर न्यूट्रोफिल का काउंट इट इज लेस देन 1500 पर mm³ है ना, इट इज लेस देन 1500 पर mm³, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रोपेनिया। और ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि इफ इट इज लेस देन 500, तो 500 से कम हो जाए तो ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, 1500 से कम आ जाए तो न्यूट्रोपेनिया। अब ये कंडीशन किस में देखने को मिलते हैं कि कोई ड्रग्स ले रहा है, इम्यूनोसप्रेसर ले रहा है तो देखने को मिलेगा। टाइफाइड के अंदर बोन मैरो सप्रेस हो गया है, सेप्सिस के अंदर हाइपरस्प्लेनिज्म। अब हाइपरस्प्लेनिज्म मतलब क्या है, स्प्लीन की साइज बढ़ गई, स्प्लीन की साइज बढ़ गई तो बहुत सारे सेल्स यहाँ पर स्प्लीन में जाएंगे, बहुत सारा ब्लड जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। ओके, हाइपरस्प्लेनिज्म, तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, न्यूट्रोपेनिया या फिर ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो रहा है। अगला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का नॉर्मल काउंट कितना है, 20 to 30%। अब लिम्फोसाइटोसिस मतलब क्या है, लिम्फोसाइट का बढ़ना। अब लिम्फोसाइट सभी को पता है, दे आर सेल्स ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स थे लिम्फोसाइट। तो क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया या तो फिर वायरल इन्फेक्शन, तो इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट बढ़ते हैं। अब क्रोनिक बैक्टीरियल का बेस्ट एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर सभी को पता है ग्रैन्युलोमा बनता है, और ग्रैन्युलोमा इट इज सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट। इस वजह से लिम्फोसाइटोसिस इज सीन इन केस ऑफ दिस कंडीशंस। अगला है लिम्फोसाइटोपेनिया, मतलब लिम्फोसाइट कम होना। तो ये किसमें देखने को मिलेगा, एड्स के अंदर, कोविड के अंदर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, लिम्फोसाइटोपेनिया। अगला है मोनोसाइट। मोनोसाइट का नॉर्मल काउंट होता है 6 to 8%। अब मोनोसाइटोसिस मतलब मोनोसाइट का बढ़ना। तो मोनोसाइटोसिस किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंट्रासेलुलर, वही सारे कंडीशन जो लिम्फोसाइट के केस में उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मोनोसाइटोपेनिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोसाइटोपेनिया इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ हेरी सेल ल्यूकेमिया। अब हेरी सेल ल्यूकेमिया के अंदर दोनों चीजें होती है, पैनसाइटोपेनिया मतलब सारे के सारे ब्लड सेल कम होना, एज वेल एज मोनोसाइटोपेनिया। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक और टिपिकल फीचर ऑब्जर्व इन केस ऑफ हेरी सेल ल्यूकेमिया। अगला इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल नॉर्मल कितना होता है, 2 to 3%। इयोसिनोफिलिया मतलब क्या है, यहाँ पर इयोसिनोफिल का बढ़ना। तो इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ, ध्यान से समझो, इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ एलर्जी, ऑल्सो पैरासाइट कंडीशन। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या फिर एलर्जी है तो इसके अंदर इयोसिनोफिल बढ़ते हैं। अब इयोसिनोपेनिया मतलब इयोसिनोफिल का कम होना। तो इयोसिनोपेनिया इट इज मार्कर फॉर नियोनेटल सेप्सिस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मार्कर फॉर नियोनेटल सेप्सिस। तो नियोनेट्स के अंदर अगर सेप्सिस हो रहा है तो उसके अंदर इयोसिनोपेनिया अगर हमें दिख रहा है तो हम डायरेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं, इट इज नियोनेटल सेप्सिस। अगला है बेसोफिल। बेसोफिल इट इज 0 to 1%। बेसोफिलिया मतलब क्या है, बेसोफिल का बढ़ना। एंड बेसोफिलिया इज 99%। अगर बेसोफिल बढ़ रहा है तो इट इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के अंदर बेसोफिल्स बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, टेबल आपको जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना चाहिए क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो नॉर्मल प्लेटलेट का काउंट कितना होता है, 1.5 to 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। अब अगर ये 50,000 से कम हो जाए तो याद रखना, 50,000 से कम हो जाए तो ये कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, जैसे कि सर्जरी हो जाए या फिर कोई भी इन्वेजिव जिसके अंदर डॉक्टर क्या कर रहा है, बॉडी को इन्वेड कर रहा है, तो वो प्रोसीजर्स के लिए अगर 50K से कम हो जाए प्लेटलेट तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। अगर ये लेस देन 10K है मतलब 10,000 से कम है तो ये क्राइसिस वाली कंडीशन है, इसमें स्पॉन्टेनियस सीएनएस ब्लीडिंग हो सकती है और यहाँ पर हमें फटाफट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना है, जब प्लेटलेट 10,000 से कम हो। अगला है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या है, प्लेटलेट का कम होना। तो प्लेटलेट कम कैसे हो सकते हैं, या तो उनका प्रोडक्शन ही कम हो जाए या तो उनका सर्वाइवल कम हो जाए। तो प्रोडक्शन कम कौन से कंडीशन में हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर, B12 फोलेट डिफिशियंसी के अंदर, HIV के अंदर, साइटोटॉक्सिक ड्रग है, लिम्फोमा ल्यूकेमिया, इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है। और सर्वाइवल ऑफ प्लेटलेट कौन सी कंडीशन में कम होता है, इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, सल्फा ड्रग्स, वायरल फीवर जैसे डेंगू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू के अंदर मैंने पहले ही बताया था प्लेटलेट्स कम होते हैं और फ्लूइड भी लीक होता है ना, तो डेंगू के अंदर। अगला है TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, हाइपरस्प्लेनिज्म सेम, हाइपरस्प्लेनिज्म में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, स्प्लीन की साइज बढ़ गई तो भी कम होते हैं। डाइल्यूशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप सिंपल डाइल्यूशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है, मैंने क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया,
बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, लेकिन मैंने क्या किया, ब्लड विदाउट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड विदाउट प्लेटलेट। तो ब्लड विदाउट प्लेटलेट, मैंने बहुत सारा ब्लड दे दिया लेकिन उसमें प्लेटलेट नहीं है, तो रिलेटिवली प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन इन विच सर्वाइवल ऑफ प्लेटलेट इज रिड्यूस्ड। अब अगला है यहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स डायग्नोस करने के लिए लैब के अंदर वी हैव 4 टेस्ट। कौन से बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, सीटी मतलब क्लॉटिंग टाइम, पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटीआईएनआर मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड रेशो, एपीटीटी मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये सारे होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के टेस्ट। अब इनकी नॉर्मल रेंजेस यहाँ पर लिखी हुई है। ब्लीडिंग टाइम इज 1 से 8 मिनट, क्लॉटिंग टाइम इज 8 से 15 मिनट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इट इज़ 12 सेकेंड, पीटीआईएनआर ये रेशो होता है ना, रेशो है तो इसकी यूनिट नहीं है, तो एक पीटीआईएनआर कितना होता है, एक एपीटीटी मतलब इट इज़ 25 to 39 सेकेंड। तो ये क्या होते हैं नॉर्मल इनका टाइम। अब ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है, मैंने आपको प्लेटलेट के टाइम मैंने क्या बताया था, देखो पहले क्या होता है, इंजुरी होती है, राइट, इंजुरी होती है, फिर क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, प्लेटलेट का क्या बनता है, प्लेटलेट का क्या बनता है, प्लग बनता है ना, प्लेटलेट का प्लग बनता है, और प्लेटलेट का प्लग जैसे ही बनता है ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप होती है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होती है कोएगुलेशन कैस्केड, और अल्टीमेटली फाइब्रिन का क्लॉट बनता है, फाइब्रिन का क्लॉट बनता है। तो मुझे बताओ यहाँ से मतलब ब्लीडिंग टाइम क्या है, टाइम फॉर इंजुरी टू टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। तो ये टाइम जो होता है इट इज ब्लीडिंग टाइम, और ये वाला टाइम है दैट इज क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम में कौन ज़्यादा होगा, डेफिनेटली क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होगा। तो ब्लीडिंग टाइम अगर बढ़ रहा है तो हम क्या समझ सकते हैं इससे, कि इट इज प्लेटलेट डिसऑर्डर। क्लॉटिंग टाइम बढ़ रहा है तो हम क्या समझ सकते हैं कि कोएगुलेशन में डिफेक्ट होगा, तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर। पीटी मतलब क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एक बात समझो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज टाइम फॉर एक्सटेंसिक पाथवे। एक्सटेंसिक पाथवे होने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो पीटी या फिर पीटीआईएनआर अगर बढ़ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि डिफेक्ट कहाँ पर है, एक्सटेंसिक पाथवे के अंदर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रोनिक लिवर डिसीज। अब क्रोनिक लिवर डिसीज के अंदर क्या होता है, विटामिन के का सिंथेसिस क्या होता है, रिड्यूस होता है। और विटामिन के का सिंथेसिस रिड्यूस हुआ तो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स अच्छे से नहीं बन पाते, कौन से, 2, 7, 9, 10। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अच्छे से अगर नहीं बनेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सटेंसिक पाथवे वाले ये सारे फैक्टर्स थे, तो एक्सटेंसिक पाथवे में डिफेक्ट आ जाएगा, है ना। तो क्रोनिक लिवर डिसीज या फिर सिरोसिस, इन कंडीशंस के अंदर पीटी या फिर पीटीआईएनआर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला एपीटीटी मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब ये क्या दर्शाता है, इट डिफेक्ट, अगर ये बढ़ जाए तो ये क्या दर्शाता है कि डिफेक्ट कहाँ पर है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर है। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मतलब क्या, फैक्टर 8 डिफिशियंसी। और फैक्टर 8 कौन से पाथवे के अंदर था, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर एपीटीटी बढ़ता है। तो हीमोफीलिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि देयर इज आइसोलेटेड एपीटीटी इलोंगेशन। इसके बाद हम लोग मिक्सिंग स्टडी भी करते हैं। अब अगला है, अगर बोथ पीटी और एपीटीटी बढ़ जाए ना, तो फिर हम क्या समझ सकते हैं कि डिफेक्ट है कॉमन पाथवे के अंदर। मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों क्या हो रहे थे, अल्टीमेटली कहाँ पर जा रहे थे, कॉमन पाथवे। तो कॉमन पाथवे के अंदर डिफेक्ट है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम एज वेल एज एपीटीटी दोनों भी क्या हो जाएंगे, एलिवेट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट ब्लड काउंट इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। बिल्कुल अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।